दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूँ। काम की बात में आपका स्वागत है और पेश है अम्बेडकरनामा। ये जो शानदार हवेली का आप नज़ारा देख रहे हैं, ये हेरिटेज हाउस है। 100 वर्ष से ज़्यादा पुराना है और इसमें रविन्द्रनाथ टैगोर भी ठहरे हुए हैं। और ये कोई सी बादशाह की हवेली नहीं है, किसी राजा का किला नहीं है, कई एकड़ में फैला हुआ है। और ये हेरिटेज हाउस है, जैसे मैं हेरिटेज हाउस में रहता हूँ उसी तरह का, और उससे भी विशाल क्षेत्रफल में फैला हुआ है। ये सीधे मैं लखनऊ विश्वविद्यालय में हूँ। लखनऊ विश्वविद्यालय का ये स्टाफ क्वार्टर है, एकदम सेंटर में है। और इसमें दर्शन शास्त्र के शिक्षक हैं डॉक्टर राजेंद्र वर्मा। ये उनकी हवेली है। तरह तरह की सब्जियां हैं इसमें, और ये बहुत ही डिलापिटेटेड ख़राब कंडीशन में था। वर्मा साहब जब से आए हैं तब से इसको थोड़ा थोड़ा डेवलप करके एक शानदार लॉन है, तरह तरह की सब्जियां उगाई गई हैं, और इस मकान को उन्होंने लिवेबल बनाया है अपने जेब से कई लाख रुपए खर्च करके। ये मैं वीडियो आपको क्यों बना रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि बाबा साहब का वो कथन है, वो कोट है कि आदमी को जो है अंदाज में, स्टाइल में रहना चाहिए। और दिलचस्प ये है कि वर्मा साहब हमारे जूनियर रहे दिल्ली विश्वविद्यालय में। जब मैं मानसरोवर में रहता था, वहाँ से मैं जुबली हॉल हॉस्टल गया, तो वो मानसरोवर में आया, फिर जुबली हॉल हॉस्टल में हम लोग बहुत दिन तक साथ रहे। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाने लगा, और राजेंद्र वर्मा, डॉक्टर राजेंद्र वर्मा, लखनऊ विश्वविद्यालय में इनकी नियुक्ति हुई। यहीं पे ये शिक्षक हैं, और मुझे लगा कि हेरिटेज की कहानी आपके सामने लाया जाए, और उनसे मैं बातचीत भी करूँगा कि क्या क्या उनकी गतिविधि है। यूट्यूब चैनल भी, एकेडमिक यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं, किताब भी लिख रहे हैं। यहाँ लखनऊ यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी भी हैं, काफ़ी सोशल मीडिया पे भी एक्टिव रहते हैं। और हमारे अगर बोले तो लखनऊ में हमारे एक शानदार साथी हैं, मैं उनसे आपकी बातचीत कराऊंगा। वर्मा साहब आइए ज़रा, अम्बेडकरनामा में स्वागत है आपका, आइए। स्वागत है वर्मा साहब अम्बेडकरनामा में। धन्यवाद सर, आपका भी स्वागत है। मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं। मैं लखनऊ विश्वविद्यालय कैंपस में हूँ, और आप जानते हैं कि यदि आप लखनऊ में हैं तो मुस्कुराइए कि लखनऊ में है। चुनाव आने वाला है, चुनाव के बाद थोड़ा ज़्यादा भी मुस्कुराएंगे। और वर्मा साहब, जैसा कि मैंने आपको बताया, दिल्ली विश्वविद्यालय से उन्होंने PhD की है, वहाँ पढ़ाई की है। हमारे साथ मानसरोवर हॉस्टल, जुबली हॉल हॉस्टल तमाम रहे हैं। अभी लखनऊ विश्वविद्यालय में ये पढ़ाते हैं। मैंने थोड़ी सी जानकारी इनके हवेली के बारे में आपको दी है, जो कई एकड़ में फैला हुआ है। हेरिटेज हाउस है, 100 साल से पुराना है। थोड़ी सी जानकारी इसके बारे में, उसके बाद वर्मा साहब क्या एक्टिविटी करते हैं, इसकी भी जानकारी हम इनसे लेंगे। वर्मा साहब बताइए, ये तो शानदार हवेली है, देख के मज़ा आ गया। अभी इसका रेनोवेशन का काम चल रहा है? चल रहा अभी उसमें, अभी इसका भाई बहुत बाकी है। अच्छा, तो पुताई भी जल्दी करवाएंगे उसको। अच्छा। और यदि विश्वविद्यालय करवाता है ठीक है, नहीं तो अपने पैसे से, जैसा कि लगाया है आपने चर्चा की, करवाए जाएगा। तो वर्मा साहब कह रहे हैं कि विश्वविद्यालय करवाएगा तो ठीक है, नहीं तो हम अपने पैसे से भी कराएंगे। चलिए, क्या दिनचर्या रहता है आपका? आप तो एक्टिविस्ट आदमी भी हैं, आप यूनियन में भी हैं, क्या क्या चल रहा है? बस पहले अपना प्राथमिकता के आधार पर शिक्षक का काम जो होता है, क्लासेस लेना। इसके बाद जो एसोसिएशन के काम होते हैं, हमारे जो लखनऊ यूनिवर्सिटी एसोसिएशन की जिम्मेदारी जो दी गई है शिक्षकों के द्वारा, उसका जो कार्य रहता है, किसी से मिलना हो शासन में सर से, या कोई किसी का व्यक्तिगत कार्य हो। और इसके बाद बाकी अपना शाम, अपना सोशल एक्टिविज्म, कुछ विचार, थॉट्स अपना। क्या लिख रहे हैं किताब में, जरा दोस्तों को बताइए। किताब कौन सी आई है आपकी? अभी मैंने दलित चेतना और मानववाद करके किताब मेरी पब्लिश हुई है, SSDN पब्लिकेशन न्यू दिल्ली से, इंटरनेशनल पब्लिशर है। और किताब अच्छी है, उसमें मैंने बहुत सा पोर्शन अपनी जो मैंने शोध कार्य किया था उससे संबंधित है। और जो मेन अम्बेडकर के जो थॉट हैं, ख़ास तौर से जो धर्म परिवर्तन को लेकर उनका जो एक नया नज़रिया मैंने कोशिश की है कि उसमें मैं उसको इंट्रोड्यूस करूं, और विद रेफरेंस के साथ कि उसका नया इंटरप्रिटेशन किस ढंग से किया जा सकता है। तो उसके बारे में मैंने बड़ा विस्तृत चर्चा की है। चलिए, मैं एक धर्मांतर, मैंने आपको पहले भी कहा है कि अम्बेडकरनामा से ही एक किताब पे काम कर रहा हूँ, धर्मांतरण पर। वर्मा साहब ने जो काम किया है उसका हम उसमें सहयोग लेंगे। ये बताइए,
शिक्षा को लेकर सरकार क्या क्या आपके यहाँ टकराव है, दबाव है इन विश्वविद्यालयों पर? क्या स्थिति है? अपॉइंटमेंट्स हो, सिलेबस हो, तमाम ये सब बातें हैं जो कि हम लोग, नई शिक्षा नीति है, इसको लेकर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है, जी जी, उसको लेकर लगातार टकराव और सरकार और कई संगठनों में टकराव चल रहा है। यहाँ क्या हाल है विश्वविद्यालय का? और देखिए, जो पूरा देश का हाल है वो प्रदेश का भी हाल है। उत्तर प्रदेश भी इससे अछूता नहीं है। और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा प्रतीत होता है, और मुझे, आप जैसे शिक्षकों को जो भी थोड़ा सा बुद्धिजीवी हैं वो और जो शिक्षक हैं वो चिंता कर रहे हैं कि आखिर सरकार विश्वविद्यालयों की ऑटोनॉमी पे लगातार प्रहार क्यों कर रही है, चाहे वो जिसके नाम पे हो। हमारे यहाँ अभी आपने बड़े, हम लोगों ने आंदोलन भी किया, बाद में सरकार को रोल बैक लेना पड़ा कि ये कॉमन सिलेबस उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था कि आप विश्वविद्यालयों में, जो राज्य विश्वविद्यालय है उन सब में कॉमन सिलेबस एक सरकार ने थोपा था। सरकार देगी सिलेबस? सरकार ने थोपा था, मतलब सरकार सिलेबस दे रही थी, वो एकदम आप बताइए, वो बताएगी आपको कि क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है। तो हम लोगों का शासन पे भी बात हुआ, उन लोगों को कुछ समझ में आया कि नहीं, ये चीज़ गलत है। विश्वविद्यालय इनोवेशन और अपनी स्पेशलाइजेशन के लिए जाने जाते हैं, और आप उन पे आप एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की तरह आप बोर्ड बना दें, उनको प्राथमिक चिकित्सालय बना दें, CBSE बोर्ड बना दें कि कॉमन सिलेबस है, तो आपका हायर एजुकेशन का मकसद जो है वो खत्म हो रहा है। तो सरकारों ने, और खासतौर से NEP के नाम पे भी उन्होंने लिख तो दिया है ऑटोनॉमी ऑटोनॉमी ऑटोनॉमी, लेकिन है नहीं हकीकत में। हकीकत में इतना ज्यादा हस्तक्षेप हो रहा है, और विश्वविद्यालय को खासतौर से हम कह रहे हैं कि सरकारों का ऐसा, जो खासतौर से इस सरकार का ऐसा अप्रोच हो रहा है कि वो ऑटोनॉमी के नाम पे आपको कहना चाहते हैं कि हम ऑटोनॉमी दे रहे हैं आपको आर्थिक रूप से, मतलब अपना पैसे का व्यवस्था खुद करिए। मतलब जो एक डेमोक्रेटिक स्टेट का एक मेन फंडा होता है कि जो भी स्टेट है वो वेलफेयर स्टेट के रूप में काम करेगा, और सरकार अपने दायित्वों से एकदम पूर्ण रूप से विरक्त होना चाहती है। वो एकदम जो सरकारी संगठन थे या सरकारी संस्थान थे उन सबको एकदम डेमोलिश करना चाहती है, सब प्राइवेटाइजेशन करना चाहती है। कैसी सोच है ये, मतलब हम और सभी लोग इस बात पर चिंतित होंगे, और निष्पक्ष रूप से सोचे तो जरूर चिंतित होंगे कि संस्थान है, इस संस्थान है, ऐसा नहीं है कि एक दिन में हमने बना दिया। इस संस्थानों को सैकड़ों साल लगते हैं, सालों के साल लगते हैं, और आपने एकदम उसको तबाह करने के लिए आप ऑटोनॉमी करेंगे, इकोनॉमिक रूप से आप स्वतंत्र हैं, बाकी हम सब आपका कंट्रोल करेंगे। तो कैसी भैया ऑटोनॉमी आपकी, ये कैसा खेल खेल रहे हैं? न्यू एजुकेशन पॉलिसी ले लीजिए, आप अपने पुराने परंपरागत कार्यों को कह रहे हैं कि बहुत अच्छे कार्य थे। अरे भाई, हम लोग उसी वर्ण व्यवस्था का विरोध करके आए कि परंपरागत कार्य जो थे वो हो या समान रूप से सबके लिए हो। आपने इंडिविजुअल उसको चैम्बर कर दिया कि भाई ये आप सफाई का कार्य केवल जो ऐतिहासिक रूप से शूद्र हैं वो करेंगे, आप क्यों नहीं कर सकते? यदि अपने आप समानता की बात कर रहे हैं, इतनी अच्छी बात आपकी सोच में है कि भाई कामों में बुराई नहीं थी, तो आप करिए ना, हम तो आपको आमंत्रित कर रहे हैं। पठन पाठन में जैसे ही शिक्षक आए, खासतौर से दलित वर्ग के और OBC वर्ग, जो पूरा बहुजन वर्ग है, वो आया, तो आपको सबसे ज्यादा बेचैनी और पेट में दर्द होने लगा, और आपने तरह तरह के षड्यंत्र, जो आपके शब्दों में जनेऊ लीला शुरू हो गई विश्वविद्यालयों में कि कैसे इनको हटाया जाए और कैसे शिक्षा से वंचित किया जाए। तो सरकार बड़े ईमानदारी से इस पर प्रयास कर रही है कि बहुजन वर्ग को किसी तरह से हायर एजुकेशन से वंचित किया जाए, उसके लिए वो सार्थक प्रयास कर रही है, तरह तरह के हथकंडे अपना रही है, और यही है निवेदन है। हम लोग तो इसका संघर्ष करते रहते हैं जितना कर सकते हैं, बाबा साहब के कथनों पे चलते हैं, बाबा पेबैक सोसाइटी के नाम पे जो कुछ हम लोगों से बन पड़ता है वो करने की कोशिश करते हैं, ईमानदारी से प्रयास करते हैं, कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है। सभी लोगों को ये समझना चाहिए, निजीकरण और शिक्षा व्यवस्था पे प्रहार आपने जिस दिन स्वीकार कर लिया, आप समझ लीजिए कि उस देश की आपने पूरी जो उसका बेस है उसको हिला देंगे, और देश एकदम पूरा आप धार्मिक बना देंगे। धार्मिक देश बनाना अच्छी बात नहीं है। आपको लग रहा है कि मनुस्मृति और संविधान का टकराव हो रहा है? अरे बिल्कुल टकराव हो रहा है, इसमें कोई पूछने की बात है। आप एक परंपरागत रूप से कहते हैं कि मनुस्मृति, हम लोग कहते हैं कि जो अधिकार है, जो संविधान है, संविधान हमारे लिए पवित्र है, संविधान को मानिए। जब आपने संविधान इस देश को सबको बराबरी का अधिकार दे रहा है, सबको समानता का अधिकार दे रहा है, तो आपको बेचैनी हो रही है, क्योंकि आप उनके अधिकारों पे आपने उनके अधिकार जो आप वो उसको बपौती समझ रहे थे कि हमारा जन्मजात है, हम इसको कोई छीन नहीं सकता। हम लोगों ने अपनी एबिलिटी, अपनी योग्यता की वजह से जीता। और देखिए, इन्होंने योग्यता का नया पैमाना NFS
हर जगह शुरू हो रहा है। हाँ। ठीक है, तो उस ढंग से भी प्रयास वर्मा किया। साहब कह रहे हैं कि संविधान और मनुस्मृति का टकराव है। दोस्तों मैं अकेले, अभी संसाधन का अभाव है, मोबाइल लेके खुद ही वीडियो बना रहा हूँ। अभी थोड़ा कुहासा भी है लखनऊ में, इसलिए वीडियो थोड़ा डार्क दिख रहा है, मुझे भी दिख रहा है, आपको भी दिख रहा होगा। लेकिन चलिए एक दो सवाल और लेते हैं वर्मा साहब से। जी जी। थोड़ा सा इस हेरिटेज हाउस के बारे में बताइए। जैसे कि हमारा पूरा लखनऊ विश्वविद्यालय, इस रूप से मैं पूरे विश्वविद्यालय थोड़ा की तेज बात बोलिएगा। मेरा जो पूरा लखनऊ विश्वविद्यालय है वो अभी पिछले साल हम लोगों ने 100 शताब्दी वर्ष, 100 साल पूर्ण होने के इसकी हमने अभी पूरा समारोह आयोजित किया था और बड़े पैमाने पर समारोह आयोजित किया था। और जहाँ तक ये इस हाउस की बात है या इस तरह के 2-4 बंगले हैं उनकी बात है, ये लगभग 125 साल के आसपास ये पुराने बंगले हैं। 125 साल 125 किसी नवाब के रहे होंगे। किसी नवाब की है, ये पूरा एक बादशाह बाग ये कॉलोनी थी, कहते हैं बाग किसी नवाब का था, उसका ये पूरा था। फिर धीरे धीरे जो डेवलप हुए, और इसमें तो इस बंगले की तो बड़ी खासियत है कि इसमें जो हमारे वरिष्ठ सीनियर शिक्षक थे उन्होंने कुछ बताया जो इसके पहले रहते थे कि ये इतना ऐतिहासिक बंगला है कि यहाँ पे 2 दिन रविन्द्रनाथ टैगोर जी यहाँ पे प्रवास किए और शायद उन्होंने कोई अपना चाहे वो कोई ना कोई रचना का पार्ट उन्होंने यहाँ पे संपादित किया है। तो आपके आने से पहले कितने दिन तक खाली था ये बंगला? अरे इस बंगले की मत पूछिए, इसका आप कभी प्रीवियस वर्ष का ये विजन देखें तो आप कहेंगे इसको डेमोलिश कर देना चाहिए था। हाँ। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे कंडेम था वो। कुछ अव्यवस्थाएं रही, कुछ नई सोच मतलब इसको तोड़ने का प्रयास था, पहले बहुत पहले था। फिर हम लोगों ने अलॉट किया और अलॉट करवाया, और इसमें धीरे धीरे करके मुझे अभी आज यहाँ पर 2 से ढाई साल होने जा रहा है, और धीरे धीरे मैंने इसकी पूरी सूरत, रंग और रोगन जो कहते हैं, आपने जैसे लॉन की चर्चा की, यहाँ पे एक मलबा का ढेर हुआ करता था, मलबा था पूरा। जैसे मैं हिंदू कॉलेज में मेरा घर, हाँ डंपिंग था ये, डंपिंग। आपने तो वो मेरा घर भी देखा है। हाँ, अरे आपके यहाँ तो हम लोग सब रहे हैं, और सब लोग जिस तरह से आपका फिर भी ठीक था, समझ लीजिए। ये तो एकदम पूरा मलबा से, इसमें मैंने कितना पैसा लगाया, कितना धीरे धीरे कर करके इसका पूरा लॉन डेवलप किया, गार्डन बनाया, किचन गार्डन बनाया, पूरा बंगले का रिनोवेशन चल रहा है अभी धीरे धीरे। इसका छत का काम विश्वविद्यालय ने करवाया, छत में सबसे ज़्यादा सीलन की प्रॉब्लम थी, और भी मैंने यहाँ पर अपना बैडमिंटन कोर्ट डेवलप किया, धीरे धीरे ग्राउंड किया, और जो सब पूरा है इसको मैं कर रहा हूँ, वेल फर्निश कर रहा हूँ। बाबा साहब के कथनों के हिसाब से स्टाइल पर रहना चाहिए, आपका भी कहना है। वो देखिए, सवाल ये है कि मूल बात इसी में है कि इस देश के बहुजन खंडहर को भी संवारते हैं और उसको जो है ना भव्य रूप देते हैं, और यहाँ के बादशाह जो सत्ता में हैं सिर्फ उनको डिमोलिश करने के चक्कर में रहते हैं। एक खंडहर में मैं भी रह रहा था, एक खंडहर में राजेंद्र वर्मा भी हैं, अपने जेब से भी बहुत पैसे लगाए हैं उन्होंने, सब ठीक है। चलिए अब अंतिम में एक सवाल और आपसे पूछना चाहता हूँ। जी, आप तो टेलीविजन पे भी एक्टिव रहते हैं, सोशल मीडिया पे भी रहते हैं। जी जी बिल्कुल। अब उत्तर प्रदेश में काबा, चुनाव का समय आ गया है, क्या लग रहा है? देखिए, परिवर्तन की तो बयार है। हाँ। और लोगों में कुछ पॉलिसी को, बेरोजगारी को लेके, सुरक्षा को लेके, महिला सुरक्षा को लेके भी, और इस तरह से जो विश्वविद्यालयों में हस्तक्षेप बढ़ा है, सब अधिकारों को धीरे धीरे कर्टेल कर देना, चाहे वेतनमान के इशू हों, चाहे अलग फाइनेंस के इशू हों, मेडिकल सुविधाएं हों, हम लोग उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, लगातार अभी भी लड़ रहे हैं। शासन से कह रहे हैं कि ये भाई टीचर के अधिकार हैं, इनके लिए भी किया जाए। तो हर वर्ग, यदि आप एक एनालिसिस करें, न्यूट्रल एनालिसिस करें, तो हर वर्ग आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं नाराज है, और उसका परिवर्तन की ओर जा रहा है। अब देखते हैं भविष्य में क्या होता है, लेकिन मुझे लगता है व्यक्तिगत रूप से कि परिवर्तन होना चाहिए। तो ये परिवर्तन की बयार ये भी महसूस कर रहे हैं, विश्वविद्यालय कैंपस में रहते हैं। दोस्तों, आपको एक बात तो पता ही है कि मैं जहाँ जाता हूँ अपने सीमित संसाधन से ही सही उस शहर के बुद्धिजीवियों, कुछ खास बात, एक्टिविस्ट, उनसे बातचीत जरूर करता हूँ। और देखिए, आज नया एक मैंने आपको एक हेरिटेज हाउस से परिचय करवाया और राजेंद्र वर्मा साहब से कराया, और सोशल एक्टिविस्ट, एकेडमिशियन, उनसे बातचीत की जानी चाहिए, क्योंकि इससे जो है उस शहर का नब्ज गर्मी कितनी है वो पता लगता है। शुक्रिया, पूरा वीडियो देखिएगा, पूरा वीडियो शेयर कीजिएगा। शुक्रिया राजेंद्र साहब आपका। धन्यवाद सर। और आप तो हमारे सीनियर हैं, मार्गदर्शक भी रहे हैं, और हम लोग लगभग 30 साल हो गए सर। 25 साल? हाँ, 25 साल से ज़्यादा हो गए हम लोग साथ में। 25 साल का की ये दोस्ती है, और मैं लखनऊ आता हूँ तो
वर्मा साहब खूब हम मुझे खिलाते पिलाते हैं, खूब घुमाते भी हैं। हम जब सर लखनऊ आते हैं तो मेरे यहाँ, मैं जब लखनऊ दिल्ली जाता हूँ तो सर के यहाँ, यही हम लोग का ये है पूरा एकदम वो family एक दूसरे के शहर में आते जाते रहिए और तापमान बढ़ाते रहिए। हाँ, बिल्कुल शुक्रिया। कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग अम्बेडकरनामा। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होती है। जय भीम। जय भीम, जय भीम।